नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, हर एक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है साथियों जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण ईवीएस पर्यावरण के एनसीईआरटी के पैटर्न पर महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की बात करेंगे। ये 20 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं और यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और अपनी तैयारी को जांचें परखें और बताएं कमेंट के माध्यम से कि इन 20 प्रश्नों में से आपका फीडबैक, आपका स्कोर क्या है, 10+ है, 15+ है, या कितना है, सभी कमेंट करें और अपने एग्जाम के पहले प्रिपरेशन को जांचें और ज़रूर परखें। पहला प्रश्न है, इनमें से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? सभी फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। गनी प्लांट, सिंकोना प्लांट, यूकेलिप्टिस या एकोनाइट प्लांट। सभी जानते समझते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंकोना प्लांट की बात कर रहे हैं। सिंकोना प्लांट के छाल के कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनाइन जो दवा होती है इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है और समान रूप से वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं ये, और तने चौड़े होते हैं। इनके तनों का घेरा लगभग 7 मीटर का भी पाया जाता है। दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न है, काफ़ी बार यह पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, तना, फूल, फल। नीचे फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो लौंग केसर पौधे कि किस भाग से प्राप्त होते हैं सभी जानते समझते। हम किसकी बात कर रहे हैं? फूल की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में होता है और लौंग का उत्पादन केरल में होता है। अगर पूछा जाए कि केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है तो जम्मू कश्मीर पर। अगर ये पूछा जाएगा कि लौंग का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है तो केरल राज्य पर। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है मध्य प्रदेश का राज्य प्रतीक नहीं है? देखिए बारहसिंगा सभी लोग जानते हैं राजकीय आपका पशु है, राजकीय फल आम है, और दूधराज है यह राजकीय पक्षी है, लेकिन कस्तूरी मृग यह आपका राजकीय मध्य प्रदेश का राज्य का प्रतीक नहीं माना जाएगा। चौथा प्रश्न है साथियों, सरीसृप के अंतर्गत इनमें से कौन आता है? कछुआ, फर्न, अमीबा, वेल। सभी फटाफट कमेंट करें। प्रत्येक भाई बहन जिनका सपना है टीटी में एग्ज़ाम को सिलेक्शन पाना और ईवीएस में 30 में से सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना, अर्थात 25+ स्कोर प्राप्त करना। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और सभी फीडबैक करेंगे। तो सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है? सभी लोग जानते हैं सरीसृप के अंतर्गत कछुआ आता है, क्योंकि दोस्तों आपके जो वेल होता है, यहाँ पे वेल दिया गया, वेल स्तनधारी जंतु है और अमीबा एक कोश की प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। और वास्तव में सरीसृप प्राणी जगत के एक समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं। सांप, छिपकली, मगरमच्छ ये कहलाते हैं सरीसृप के अंतर्गत जीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? आप लोगों की नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, ठीक है। तो एक शिक्षक के रूप में जो है कांटेनुमा पत्तियों को आप लोग ब्लैक बोर्ड पर जो है पढ़ा रहे हैं, चित्र बना रहे हैं या उनको दर्शा रहे हैं। तो आप किनके बारे में या किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं? स्थलीय पौधे के बारे में, जलीय पौधे के बारे में, उभयधर्मी या मरुस्थलीय? देखिए कांटेनुमा पत्तियां ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं मरुस्थलीय की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक जो है सर्वमान्य है। जी हाँ दोस्तों, पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो और पौधे में पानी की आवश्यक मात्रा जो है बनी रहे, इसलिए जो है पत्तियां जो है कांटेदार होती हैं। और कक्षा में शिक्षक जो है कांटेदार पत्तियों को दर्शाकर मरुस्थलीय प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित पौधे में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? बरगद, गुलाब, तुलसी, मेहंदी। देखिए ये एक प्रश्न जरूर आएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। बहुत ही सरल सिंपल में आपको उत्तर देना है। कभी किसी भी प्रश्न को ज़्यादा बड़ा मत समझिए। जब आप बड़ा समझ लेते हैं तो आपका दिमाग क्या है, इधर उधर सोचने लगता है, जो सही वो सोचता ही नहीं है।
ठीक है। तो प्रश्न को कभी बड़ा मत सोचिए, बस आंसर करने का सोचिए। एक मन में आ गया कि बस बरगद सही है, बरगद करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट मत कीजिए, क्योंकि रिपीट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सभी जानते हैं गुलाब जो है आपका, मेहंदी, तुलसी, ये पौधे के उदाहरण हैं, लेकिन वृक्ष की बात करेंगे वो बरगद की बात करेंगे। बाढ़ से समुद्रवृद्धि पौधे मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? जब देखिए अत्यधिक बाढ़ आती है तो समुद्रवृद्धि जो पौधे होते हुए क्यों मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, सड़ गल जाते हैं, कुछ भी उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। तो पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधे का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, या पानी की अधिकता से पोषक तत्व जो है पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे, मूल में श्वसन जो है रुक जाता है, जिससे समुद्रवृद्धि पौधे की मृत्यु हो जाती है। और बाढ़ की वजह से पौधों की जड़ों में पानी जो है जमा हो जाता है, इसके वजह से मूल में पोषण रुक जाता है, यानी श्वसन रुक जाता है। जैसे मटर, टमाटर, गेहूं, धान आदि ये समुद्रवृद्धि पौधे हैं। अगर प्रश्न आ गया कि समुद्रवृद्धि कौन कौन से पौधे आपके हैं, यहाँ पे मटर, टमाटर, गेहूं, धान, ये क्या है, समुद्रवृद्धि पौधे हैं, ये आपको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए। सारस, दूधराज, सोहन चिड़िया, इनमें से सभी। देखिए सारस जो है आपके किस राज्य का यह राजकीय पक्षी है? बात करेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करेंगे। और यहाँ पर पूछा जाए मध्य प्रदेश अर्थात एमपी का जो है राजकीय पक्षी सभी लोग जानते हैं दूधराज है, लेकिन सोहन चिड़िया किसका है? तो हम बात करेंगे किसकी, राजस्थान की बात करेंगे, ठीक है, रीट की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान का राजकीय पक्षी यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा? सोहन चिड़िया है। और भी इसके काफ़ी सारे नाम हैं, जैसलमेर की सेवण घास इसका नाम है, और इसका मेन जो है क्या है, गोडावण। गोडावण को 1981 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया, और यह पक्षी सोहन चिड़िया और शर्मिला पक्षी के उपनामों से भी प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान देना है और समझना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न अपने आप में एक नंबर होता है, प्रत्येक प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाला प्रश्न होता है, सिलेक्शन वाला नंबर होता है। कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? बुलबुल, कोयल, गौरैया, मधुकेरा। सभी फटाफट कमेंट करेंगे। प्रत्येक मेरे टीचर्स, मेरे शिक्षक बंधु, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, मेरे सखा, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पक्षी जो नर व मादा दिखने में समान होते हैं, जी हाँ साथियों, बुलबुल। बुलबुल श्री के जो है नर और मादा दिखने में समान होंगे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे दूर से ये नर है या मादा है। जबकि गौरैया पक्षी की मादा प्रजाति जो होती है उसका रंग जो है नर की अपेक्षा जो है थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इससे पहचान में समझ में आ जाता है। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी आर्कटिक टिन, हमिंगबर्ड, एल्ट्रास, पेंगुइन। देखिए हमिंगबर्ड सबसे छोटा जो पक्षी है, और बर्फ पर देने वाले अगर अंडे की बात करें तो वह हमारा पेंगुइन पक्षी। पेंगुइन पक्षी के ऊपर आता है, ये भी आपको ध्यान देना। पेंगुइन एक ना उड़ने वाला भी पक्षी है। क्या है? अगर आ गया प्रश्न पर कि ना उड़ने वाला पक्षी, ऐसा पक्षी जो उड़ता नहीं है, तो आपके ऑप्शन दे दिया गया है कोयल, चिड़िया, मैना, पेंगुइन, तो पेंगुइन हो जाएगा, जो आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में यह पाई जाती है। यह बर्फ पर अंडे देती है। नर पेंगुइन इन अंडों की देखभाल करता है, और ये अपना लगभग आधा जीवन धरती और आधा जीवन महासागरों में बिताते हैं। काफ़ी बार ये भी पूछा गया है कि कौन से पक्षी अपने आधा जीवन धरती और आधा जीवन महासागरों पर बिताते हैं, ठीक है, या ऐसा कौन सा पक्षी जो पूरा जीवन जो है अपने धरती पर नहीं बिताते हैं। ये ऐसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्षा जल संचयन का प्रमुख उपयोग क्या है? सभी लोग जानते हैं, सिंचाई, कृषि, पेयजल या भूमिगत जल स्तर वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो वर्षा जल संचयन का जो प्रमुख उपयोग होता है ज़्यादातर आपके किस पर होता है? सिंचाई पर होता है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं साथियों? सभी कमेंट करें। पीने योग्य पानी कहा जाता है, आशुद्ध जल कहा जाता है, ताज़ा जल कहा जाता है, या नल का पानी कहा जाता है। सभी मेरे प्यारे भाई बहन, प्रत्येक भाई बहन यहाँ पे कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? आप जानते हैं, उसे ही हमें पीने योग्य पानी कहते हैं। पीने का जो सुरक्षित होगा तभी तो कहते हैं योग्य पानी, यानी पीने योग्य
पानी कहा जाएगा। और सभी जानते समझते हैं आप लोग, यानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो है 0.006% ही पीने योग्य पानी है। ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आ चुका है और अगला प्रश्न प्यारा सा न्यारा सा सिलेक्शन वाला प्रश्न है। और इस प्रकार के ज़्यादातर 1-2 प्रश्न तो पूछा ही जाता है कि रितु की अम्मा उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख चुका है, यह सूख गया है। तो कुएं में पानी सूखने का ये इसके कारण हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, स्क्रीन पर दिया गया है। पेड़ हो, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान को मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण भी कुएं का प्रयोग नहीं किया जाता है। सभी कमेंट करें यहाँ पे कौन सा होगा। केवल 1, 2, केवल 3, केवल 1, केवल 2, सभी कमेंट करें कौन सा होगा। तो मेरे साथियों, मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करूं कि पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थानों को मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। हमारे घर में देखते हैं फर्श हो गए हैं, टाइल्स लग रहे हैं। जब भैया पेड़ हर जगह, आगे पीछे, कहीं भी गार्डन पर, सब में फर्श हो रहा है, टाइल्स लग रहे हैं, तो भैया ये बताइए अब पानी कहाँ से सूखेगा। पानी बह जाता है पूरा नदियों से होकर महासागरों पर, ये धरती पर सूख ही नहीं पाता है। और आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, जिससे धीरे जल की जो आवश्यकता से अधिक जो है उपयोग की जाता है, व्यर्थ जाता है, बह जाता है और वाष्पित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारा सही होगा, अर्थात पहले की बात करेंगे 1 और 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि भारत में किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में पानी पंचायत जो है प्रारंभ हुई। आपके केरल राज्य की बात कर रहे हैं, आपके राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं, आपके भारत का कहे जाने वाले दिल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, या आपके महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो भारत के दोस्तों ऐसा राज्य जो पानी पंचायत प्रारंभ किया गया था, वह आपका साथियों है महाराष्ट्र। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई थी। और इस पंचायत में जो है पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अगला है परीक्षा के 10 से महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आपके 8 से 10 पॉइंट हो सकता है, 2 से 3 नंबर आपको कंफर्म कर देंगे। परीक्षा के 10 से महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, जल का अणुसूत्र क्या होता है। सभी को पता होगा कि जल का अणुसूत्र H2O होता है। और भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है, D2O होता है। और जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। और 7 से अधिक क्या होता है, क्षार हो जाता है। और 7 से कम अम्लीय कहला जाता है। जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, जो जल में हमारे अक्सर देखे जाते, जब हम बचपन छोटे थे, हॉस्पिटलों से ब्लीचिंग पाउडर लाया जाता था, नालियों सबके यहाँ पे जहाँ भी डाला जाता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जल में उपस्थित कीटाणुओं को दूर करने के लिए सभी कुआओं में डाला जाता था। याद कीजिए, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था। ठीक है, नालियों पर तो डाला ही जाता था, कुओं में ज़्यादातर डाला ही जाता था साल में 2 बार कि वहाँ के कीड़े मर जाएं। नलों पर भी डाला जाता था इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता था। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। पानी पंचायत प्रारंभ की गई पुणे, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ से, पुणे से प्रारंभ की गई थी। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और जल की आर्द्रता को मापा जाता है किसमें, हाइग्रोमीटर में मापा जाता है।
और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिनराम मेघालय पर होती है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा आपके गोरखपुर शहर पर होती है। और तरुण भारत संघ कार्यरत है, तो प्यारे मित्रों तरुण भारत संघ कहाँ पर कार्यरत है? तो राजस्थान पर कार्यरत है। अगला है तरुण भारत संघ के चेयरमैन कौन हैं? तो तरुण भारत संघ के चेयरमैन आपके डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं। पानी पंचायत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विलासराव सालुके ने किया था और सर्वप्रथम महाराष्ट्र पुणे से शुरुआत हुई थी। अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण विधि कौन सी कहलाती है? तो साझा कुआं। कहते हैं ना, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। जो हम लोग आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हैं, कोई पोस्ट शेयर करते हैं, जैसे आप लोग इस क्लास को भी कहीं ना कहीं ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर कर देते होंगे, ठीक है। तो साझा करना मतलब क्या करना है? शेयर करना ही कहलाता है। हम भी खा लेते हैं, आप भी खा लेते हैं, हम भी यूज कर लेते हैं, आप भी यूज कर लेते हैं। तो ये है आपकी महत्वपूर्ण विधियाँ होती हैं। साझा कुआं, ठीक है, मतलब 2-3 लोग मिलकर, 4 लोग मिलकर उस काम को पूरा कर लेते हैं, साझे में कर लेते हैं, ठीक है, मिलकर कर लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राज्यीय जल विवादों से है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जिनका संबंध अंतर्राज्यीय जल विवादों से है वह अनुच्छेद 262। और एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कि 22 मार्च जो जल दिवस था, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो 2020 का जो थीम वाक्य था जल दिवस का वह क्या था? वह जल और जलवायु परिवर्तन था। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के टॉपिक पर। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? क्लास नंबर 26 में आपका स्कोर क्या है? सभी फीडबैक कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शुरू पर ही है। फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही टेलीग्राम ग्रुप पर इंस्टॉल करें और सर्च करें, वहाँ पे जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च कर लेना है। और साथियों हमारे फेसबुक पेज पर भी आप लोग अपने फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे 5K+ वहाँ पे फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो जाइए आप भी फॉलोअर करिए और अपने टीटी फैमिली के जायसवाल कोचिंग सेंटर के फेसबुक पेज का भी हिस्सा बनिए। तो चलिए मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी क्लास इंपॉर्टेंट है और आने वाली क्लासेज बेहतरीन होने वाली है। 90 दिनों की सीरीज यहाँ पे चलने वाली है। साथ ही साथ 150 प्रश्नों के मॉडल पेपर यहाँ पे 8 से 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं। यानी इस बार की लड़ाई केवल सिलेक्शन की नहीं है दोस्तों, जीवन सुधार की लड़ाई है। जो ये सपने 8 से 10 साल हो चुके हैं, ये इंतज़ार जो है, ठीक है, बहुत मेहनतों के बाद आने वाली है। इस पर भी बहुत सारे आपके देख रहे हैं रोड़े कांटे बहुत पड़ते जा रहे हैं। और ये जानिए जिस रास्ते पर रोड़े और कांटे जो है पड़ते जाएंगे, आपके रास्ते पर पत्थर कोई फेंकते जाएंगे, ये आप समझ लीजिए वो रास्ता आगे चल के कठिन इस वक्त ज़रूर है, लेकिन आगे अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो जब आपको भी पता है कि जो कठिनता हुआ रास्ता, कठिन से भरा हुआ रास्ता होता है, आगे मंजिल साथियों वहीं पर मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों का, सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।